स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी आज का सेशन। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। तो सबसे पहले अब इसमें तीन शब्द आ गए, पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। और तीनों ही शब्द जो है, तीनों ही जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी व्याख्या भी जरूरी है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना भी जरूरी है। तो पहले हम ले लेते हैं पेडागोजी क्या है, उसके बाद लेंगे हम एंड्रोगोजी, उसके बाद लेंगे हम असेसमेंट। तो सबसे पहले आते हैं पेडागोजी। पेडागोजी क्या है? पेडागोजी जो है पैडोस प्लस गो एगोज, इससे मिलकर बना है। और ये कौन सा वर्ड है? ओरिजिन ग्रीक वर्ड। किससे निकला है ये? ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है वो है ग्रीक वर्ड से, जिसका अर्थ है पैडोस एगोस। पैडोस का मीन्स है चाइल्ड और एगोस का मतलब टू लीड, यानी कि जिससे हम चाइल्ड को, बच्चों को लीड करें, आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ाने से क्या मतलब है कि टीच करें। एक टीचर अपने स्टूडेंट को टीच करें, है ना, वो है पेडागोजी। और किस तरीके से टीच करें, उसमें दो चीजें होनी चाहिए, आर्ट एंड साइंस। क्या बोलते हैं इस पेडागोजी को? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग टू टीच ए चाइल्ड, एंड आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग टू टीच ए चाइल्ड इन ए बेटर वे। एक शब्द और जोड़ लीजिए, इन ए बेटर वे। इन्हें उसमें मतलब जो फ्रूटफुल, इन ए फ्रूटफुल वे, तो हम यहाँ कह सकते हैं। तो दो चार लाइन इसमें पढ़ लेते हैं। क्या है? पेडागोजी इज ए मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर टीच बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, है ना, थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस। थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस के मतलब जो प्रैक्टिस करता है टीचर, दोनों ही चीज़ आ जाएंगी ना पेडागोजी में। साइंस और आर्ट है तो प्रैक्टिस भी आ जाती है और थ्योरी भी आ जाती है। दिस पेडागोजिकल प्रोसेस इज शेप्ड बाय एजुकेटर टीचिंग कंटेंट, नॉलेज, टीचिंग मेथड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। जो बच्चों के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं वो सब आ जाते हैं इसके अंदर। वो टीचर जो है उन चीज़ों को समझता है और डिफरेंट लेवल ऑफ जो है उसकी जो लर्निंग के हैं वो समझता है और उनके अकॉर्डिंग वो टीचिंग करता है। ठीक है। ए साउंड पेडागोजी इज essential to have meaningful classroom relationship and constructive knowledge। मीनिंग क्लासरूम रिलेशनशिप क्या है? जो एक अच्छे पेडागोजिकल जो पेडागोजी होती है वो क्या होता है उसमें? क्या होता है उसके अंदर मीनिंगफुल क्लासरूम इंटरेक्शन। मीनिंगफुल क्लासरूम इंटरेक्शन जिससे कि बच्चों को जो है नई नॉलेज मिल सके, नया ज्ञान प्राप्त कर सके बच्चा, यानी कि स्टूडेंट बच्चा है। पर अब इसके जो है कुछ फंडामेंटल्स हैं। क्या है? कुछ फंडामेंटल्स हैं इसके। फंडामेंटल्स हैं इसके कुछ करीबन है 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल्स। कितने फंडामेंटल्स हैं? 7 फंडामेंटल्स हैं स्टूडेंट इसके। पहले में हम देखते हैं कि पेडागोजी रेफर टू द वे ऑफ टीचिंग स्टूडेंट वेदर इट इज अ थ्योरी और प्रैक्टिस। या तो थ्योरी हो या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब जो हम वर्क में कार्य करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जो हम कार्य करते हैं। प्रैक्टिकल्स के जो कार्य करते हैं, जो हम साइकोमोटर जो हम जिसमें हम कार्य करते हैं, साइकोमोटर डोमेन जिसको बोलते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब जो हम क्रिया में करते हैं, प्रैक्टिकली जो वर्क करते हैं उनको प्रैक्टिस बोलते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस। इट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। ये क्या करती है पेडागोजी? क्या करती है? इम्प्रूव करती है। क्या करती है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब पेडागोजी की नॉलेज टीचर को होगी तो वैसे ही वो जो है वो सारी चीज़ें यूज़ करेगा, इंस्ट्रक्शन भी, मेथड भी, है ना, सभी अपनी यूज़ करेगा। और यूज़ करके उनको स्टूडेंट को टीचिंग करेगा। और जब स्टूडेंट को टीच करेगा तो क्या नाम, बच्चों को लर्निंग अच्छी होगी तो बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी तो उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। वो कुछ जो है अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी जॉब में जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी चेन है ये। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजी इज टू बिल्ड एंड प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट एंड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एटीट्यूड इन देम। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने बताया, जो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजी बिल्ड और प्रीवियस, उनके हम क्या देखते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव पेडागोजी का ये है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हैं। आर्ट एंड साइंस है तो हमें ये भी देखना है कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, और प्रीवियस नॉलेज को जान करके उनके ज्ञान को अपनी प्रीवियस नॉलेज जान ली। उसके बाद हमने अपना जो कंटेंट तैयार किया वो फिर डिलीवर किया स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने बहुत अच्छे से
ग्रास्प भी किया क्योंकि प्रीवियस नॉलेज है, तो ये भी इसमें बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है, जिससे कि बच्चों की स्किल्स डेवलप हो सके और जो उनका एटीट्यूड भी उनमें टीचिंग के प्रति, उनके प्रति, लर्निंग के प्रति बढ़ सके। नेक्स्ट है पेडागोजी enables the student to get a complete understanding of the subject and help them to apply the learning in their daily life outside of the classroom। क्या क्या यूज करते हैं इसमें? पेडागोजी एनेबल, उन स्टूडेंट्स को इस तरह की एनेबल्स बनाती है, पेडागोजी स्टूडेंट्स को इस तरह से एनेबल भी बनाते हैं कि जिससे कि बच्चा क्लासरूम के बाहर भी जो एक्टिविटी करता है उनमें भी वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, बाहर क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटी करता है। पेडागोजी का ये भी फायदा है, ये भी एक फंडामेंटल है ना, मूलभूत जो है इसके आधार। इट डिमांड्स, नेक्स्ट है, इट डिमांड्स क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर विच क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट माइंड। क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, ये इतना सुंदर पेडागोजी का, जब किसी टीचर को पूरी ज्ञान होता है, पेडागोजी की जब नॉलेज होती है, तो वो सुंदर सा वातावरण क्रिएट करता है जिसमें कि जो लर्नर है वो क्या करता है, एक लर्नर के दिमाग के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है लर्नर के दिमाग के ऊपर, यानी कि अच्छे से ग्रास्प कर पाता है, अच्छे से इसकी स्किल डेवलप होती है ना, अच्छे से जो है स्टूडेंट के इम्पैक्ट पड़ता है ना, क्रिएट करता है इम्पैक्ट, है ना। फिर है नेक्स्ट, इट डिपेंड्स लार्जली ऑन टीचर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बेस्ट suitable practice for a classroom and on the learning style of the student. It depends largely on the teacher's ability to understand the best। अब ये क्या करता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि जो टीचर को मतलब टीचर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करानी है, मान लीजिए थ्योरी पढ़ा दी, उसके बाद प्रैक्टिकल भी तो कराना पड़ता है, तो उसकी अगर पूरी नॉलेज टीचर को होगी तभी वह स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा पाएगा और स्टूडेंट अच्छी से लर्निंग कर पाएंगे उस चीज़ का। तो ये है, फिर इट गिव्स देम इंसाइट इनटू हाउ स्टूडेंट लर्न डिफरेंटली इन। अब ये भी है कि जो वो यूज़ करता है वो ये जानता है कि किस टॉपिक को स्टूडेंट किस मेथड से, किस स्ट्रेटेजी से, किस, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो किस स्ट्रेटेजी से कौन सा मेथड यूज़ करेगा, कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा, कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा, डिमॉन्स्ट्रेशन यूज़ करेगा, लेक्चर मेथड यूज़ करेगा या अदर लर्निंग बाय डूइंग, कौन सी एक्टिविटी यूज़ करेगा जिससे कि बच्चा लर्निंग को अच्छी तरह से कर सके। तो ये जो है टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स, सो दैट दे कैन प्लान एंड कंडक्ट लेसन टू यूनिट वाइज जो है लेसन कर सके और उनकी जो नीड्स है उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, स्टूडेंट्स की आवश्यकता की। और स्टूडेंट की आवश्यकता क्या है, जब टीचर टीचिंग कर रहा है, लर्निंग, अच्छी से लर्निंग करना। मेन स्टाइल्स ऑफ, या आगे आप मेन स्टाइल्स ऑफ जो है मेन स्टाइल्स ऑफ पेडागोजी, मेन स्टाइल्स ऑफ पेडागोजी यहाँ लिखा हुआ है ना, मेन स्टाइल्स ऑफ पेडागोजी। तो यह है, अब मेन स्टाइल्स में क्या आता है, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, लर्नर सेंटर पेडागोजी, डिफरेंट स्टाइल्स है ना, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी, तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो है, सबसे पहला तो हो गया टीचर सेंटर्ड, दूसरा है लर्नर सेंटर्ड और फिर है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी। पहले तो ये दो स्टाइल देख लेते हैं इसकी, टीचर सेंटर स्टाइल और लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर पेडागोजी क्या कौन सी होती है? इन दिस स्टाइल ऑफ पेडागोजी द टीचर इज द सेंटर में डायरेक्ट द क्लास, यानी कि टीचर सेंटर है और डायरेक्ट द क्लास, है ना। इट इज़ मोर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल, जब टीचर इसमें मुख्य है तो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये ट्रेडिशनल एक वो है ना, कन्वेंशनल अप्रोच है। द टीचर फंक्शन इन द फैमिली रोल ऑफ क्लासरूम लेक्चर, वही क्लासरूम लेक्चर प्रेजेंट करना, है ना, ज़्यादा थ्योरी पे जोर देना, है ना, पैसिवली रिसीव करना स्टूडेंट्स का, तो ये हो गया टीचर सेंटर। और दूसरा हो गया लर्नर सेंटर। अब लर्नर सेंटर क्या हो गया, द टीचर फंक्शन मोर ऑफ, अब इसमें है टीचर का जो कार्य है वो कोच के जैसा कार्य है, जैसे बच्चे बहुत सारे खेलते हैं ना, कोच उन्हें डायरेक्ट करते हैं, तो ऐसा है। और फैसिलिटेटर, कि उनको जो ज्ञान लेना चाहते हैं स्टूडेंट, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करना, उस ज्ञान को कोच की तरह देखना, मतलब टीचर का रोल कोच की तरह होगा और फैसिलिटेटर की तरह, उस ज्ञान को सुगम बनाना, सुविधाजनक बनाना। फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, ये तो हो गया। अब आते हैं, ये फंडामेंटल्स भी हो गए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी, ठीक है। दो तरह का जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी, ये हमारे चार हैं। सबसे पहला तो है सोशल, दूसरा है सोशल पेडागोजी, यानी का मतलब है सोशल पेडागोजी, ठीक है। फिर
पैडागोजी, ये सब पैडागोजी में है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा, सोशल पैडागोजी, ये पैडागोजी है, पैडागोजी, ठीक है। सोशल पैडागोजी, क्रिटिकल पैडागोजी, कल्चरली 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 रेस्पॉन्सिव पैडागोजी, सोक्रेटिक पैडागोजी, ठीक है। अब इन जैसे कि इनके नाम से ही थोड़ा सा आपको पता लगा, सोशल रेस्पॉन्सिव, जिसमें सामाजिक बच्चे को सोशल हो जाए, सोशल रेस्पॉन्स करना बच्चा सीख जाता है, ऐसी पैडागोजी। इस तरह का वातावरण टीचर को बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है इसमें फैमिलियर हो जाएं उस वातावरण में, और आपस में स्टूडेंट जो एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करें, जिसमें कल्चर भी शेयर करें, अपने व्यूज़ भी शेयर करें, अपने सामान भी शेयर करें, मतलब इस तरह का वातावरण हो, ठीक है। तो सोशल पैडागोजी हैज़ डिफाइंड एज द एजुकेशन इन द वाइडेस्ट सेंस, है ना, नैरो सेंस नहीं, वाइडेस्ट सेंस, ए होलिस्टिक अप्रोच। इसे क्या कहा जाएगा, जब मैंने सारी बातें बता दी आपको, चीज़ें शेयर करना सीख रहे हैं बच्चे, अब तो होलिस्टिक मतलब पूरा जो उनका वो होगा, मतलब होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड स्टूडेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इट फोकस ऑन कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन, है ना, थ्रू इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन, जॉइंट एक्टिविटीज, बीइंग इन रिलेशनशिप एंड कनेक्शन टू अदर्स। सोशल पैडागोजी is concerned with holistic learning, well-being and empowerment and building healthy relationship। अब जब बच्चे आपस में खेलेंगे, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करेंगे, एक दूसरे को नोट्स देंगे, उनके नोट्स लेंगे, एक दूसरे के रिलेशनशिप अच्छे करेंगे, तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। क्या होगा उनका, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा, ठीक। क्रिटिकल पैडागोजी, अब क्रिटिकल पैडागोजी क्या है, अब जो पाउलो फ्रेरे, मैंने पाउलो फ्रेरे भी पढ़ा रखा है, आप एक मेरी वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है, देखना उसका सारा जो उन्होंने जो भी बताया है एजुकेशन के बारे में, क्रिटिकल बहुत अच्छा क्रिटिकल उनकी जो है पैडागोजी है, क्रिटिकल पैडागोजी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो, इसलिए क्रिटिकल पैडागोजी में। इन क्रिटिकल पैडागोजी द टीचर एनकरेज द स्टूडेंट टू बी क्रिटिकल टुवर्ड देयर रियलिटी। वे कहते हैं कि स्टूडेंट को ये जो जैसा दिखाया जा रहा है, आपको जैसा समझाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, ऐसा आपको नहीं देखना है, रियलिटी को, बात इसे संसार को इस तरीके से नहीं देखना है, रियलिटी को इस तरीके से नहीं देखा है जैसा तुम्हें बताया जाता है, जैसा समझाया जाता है, जैसा दिखाया जाता है, बल्कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी करना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ है और कहाँ क्या चीज़ सुधार होनी चाहिए। यदि आपको कहीं लगता है कि ये इस तरह की जो, मान लीजिए कहीं एजुकेशन में भी लगता है कि नहीं ये सही, एजुकेशन में भी लगता है कि कहीं ये जो है ओप्रेस्ड टाइप की है, तो उसमें भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए और उसके प्रति आपको आवाज़ उठानी चाहिए और जो है बदलाव के लिए आपको पहल करनी चाहिए। उनका मानना ये है, द मेन गोल ऑफ फिलोसफी इज टू हेल्प अंडरस्टैंड एंड ओवरकम द सोशल स्ट्रक्चर, है ना, थ्रू विच पीपल आर डोमिनेटेड एंड ओप्रेस्ड, जिसके ऐसे समाज के प्रति तो खिलाफ हो जाना चाहिए जो व्यक्तियों को क्या करता है, ऑप्रेस्ड करता है और जो है डोमिनेट करता है, ऐसे समाज के तो पूरा खिलाफ होना चाहिए, पूरा करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, ठीक है। ये क्रिटिकल पैडागोजी में आ जाता है। और दूसरा है कल्चरली पैडागोजी, इसमें जो है ये आता है कि कल्चरली रेस्पॉन्सिव पैडागोजी इज ए स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टू टीचिंग इन विच द लर्नर यूनिक कल्चरल स्ट्रेंथ आर आइडेंटिफाइड एंड नर्चर्ड टू प्रमोट स्टूडेंट अचीवमेंट, ए सेंस वेलबींग अबाउट द स्टूडेंट कल्चर आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड। कल्चर अब बताते हैं हम कल्चरल रेस्पॉन्सिव, 3 लाइनों में बता देती हूँ कल्चरल रेस्पॉन्सिव क्या होते हैं। कल्चरली रेस्पॉन्सिव पैडागोजी डिवाइडेड टू 3 फंक्शनल मतलब क्रियात्मक डायमेंशन, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, इंस्टीट्यूशन में किस तरह का व्यवहार है हमें ध्यान देना, कल्चर सांस्कृतिक रूप से, है ना, हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के प्रति हमारा कैसा रेस्पॉन्स है, सब आ जाते हैं, टीचर का टीचर के प्रति, स्टूडेंट का स्टूडेंट के प्रति, सबका, है ना। एंड द पर्सनल डायमेंशन एंड द इंस्ट्रक्शन डायमेंशन, और हम इंस्ट्रक्शन किस तरह से दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन हमारा टीचर का इंस्ट्रक्शन देने का क्या तरीका है ना, कल्चरली क्या तरीका है। कई जब इंस्ट्रक्शन देते हैं कई ऐसे कोई शब्द तो नहीं बोल देते जो कल्चरली दूसरे को हर्ट करती हो, है ना। पर्सनल डायमेंशन में व्यक्तिगत रूप से किसी को जो परेशान, मतलब कोई ऐसे शब्द बोलना व्यक्तिगत रूप से भी, ये पर्सनल डायमेंशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो कल्चरल रेस्पॉन्सिव पैडागोजी में टीचर को इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे क्रिटिकल पैडागोजी होगी, सोशल पैडागोजी होगी, कल्चरली रेस्पॉन्सिव, कल्चरली रेस्पॉन्स अच्छे करना चाहिए, पैडागोजी में इस्तेमाल करना चाहिए, तो कल्चरली रेस्पॉन्सिव अच्छा होना चाहिए। सोक्रेटिव है कि सोक्रेटिव पैडागोजी में क्या है कि डायलॉग कि टीचर और जो स्टूडेंट है उसके मध्य क्या है कि डायलॉग, संवादात्मक जो है संवादात्मक संबंध स्थापित हो, न कि एक दूसरे पर थोपने वाली चीज़ हो, थोपने वाली चीज़ नहीं है, संवादात्मक, टीचर स्टूडेंट से संवाद करे और जो है स्टूडेंट टीचर से संवाद करे, और जो है
कोई मतलब एक्सप्लोर, उनको क्या होना चाहिए, उनको जो है एफर्ट होना चाहिए टू एक्सप्लोर द अंडरलाइन बिलीफ दैट शेप द स्टूडेंट्स व्यूज अपनी। उस तरह का जो उनके उन्हें एक वो देना चाहिए, जैसे कोई क्वेश्चन प्रोबबिंग टेक्निक होती है ना, वो क्वेश्चन दिया जिससे कि बच्चे अपने व्यूज़ है ना, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने एटीट्यूड बताएं उसके बारे में। उसी तरह से जो है शेप होगा स्टूडेंट्स का, बिहेवियर से होगा, उनकी इंटेलिजेंस शेप होगी और उनका जो है एटीट्यूड शेप होगा, उनकी जो लर्निंग बढ़ेगी इस तरीके से। अब आ जाती है नेक्स्ट, आ जाता है हमारा, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा, आ जाता है हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस। अब इसमें क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस में क्या है, इसमें चार चीजें हैं पेडागोजी, या इसमें एक तो हो गई आपका पेडागोजी, एक हो गया आपका एनालिसिस, ठीक है, और एक हो गया आपका, अब पेडागोजी में क्या आ गया, पेडागोजी में बताया था मैंने आर्ट एंड साइंस, और एनालिसिस में क्या आ गए आपके, एनालिसिस में आपके आ गए, जब हम पेडागोजी करते हैं तो उसमें क्या ब्रेक्स, ये बी है, ब्रेक्स इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, टॉपिक्स, है ना, इस तरीके से ये हो जाते हैं। हम इसको क्या करते हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब है, पेडागोजी होगी आर्ट एंड साइंस का यूज करना, ब्रेक्स इनटू यूनिट। आओ हम मान लीजिए मैं यूनिट, अब मैं आपको कोई यूनिट पढ़ाती हूँ, मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कोई यूनिट पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले देखती हूँ मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ानी है, उसके बाद मुझे उसका जो है एलिमेंट्स पढ़ाने हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ानी है, कभी कंपोनेंट, कई कंपोनेंट्स पढ़ाने पड़ते हैं, है ना, कई उनके टाइप्स पढ़ाने पड़ते हैं। तो ये मैं किस तरीके से आर्ट एंड साइंस का मतलब किस तरह से सिस्टमेटिक वे में उन्हें लगाऊंगी, और फिर लगाने के बाद में कितने सुंदर तरीके से मैं उनको पढ़ाऊंगी। कैसे मान लीजिए शब्दों से ही आपको समझाना हुआ, या कोई चीज़ दिखा के समझाना हुआ, जिस तरह से छोटे बच्चे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन करके, बड़े बच्चे हैं तो लेक्चर मेथड मोस्टली यूज किया जाता है, या आजकल पीपीटी वगैरह भी चल रही है जो जिनके पास इंटरेक्टिव बोर्ड है। तो इस तरीके से इनका जो है होता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो अब इसमें कंटेंट एनालिसिस में हो गया ये। अब ये बातें बता दी मैंने आपको, पेडागोजी का एनालिसिस कैसे होता है। पहले अपनी पेडागोजी का, अपनी जो पढ़ाने का तरीका है उसकी आर्ट एंड साइंस, साइंस की सिस्टमेटिक वे में कैसे यूनिट्स वगैरह लगाई जाएंगी, और आर्ट पढ़ाने की कला, फिर कला में हम अपने मेथड्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करेंगे, कितनी कलात्मक ढंग से, कितनी सुंदर तरीके से हमको पढ़ाएंगे, कितने जो बच्चों को समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों को बढ़े, और जो बात हम बता रहे हैं बच्चों की समझ में आ जाए, वो तरीका आर्ट आ जाती है, आर्ट में आ जाता है, और एनालिसिस में आ जाता है, ब्रेक्स इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स एंड टॉपिक। और हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसको एनालिसिस करना है कैसे, कि उसको यूनिट्स में, सब यूनिट्स में, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ यूनिट्स में, सब यूनिट्स में, सब टॉपिक्स बताती हूँ ना पढ़ाते पढ़ाते कि अब यूनिट है, इसकी सब यूनिट है, अब टॉपिक है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। अब जो है कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन इन्वॉल्व इन, अब इसमें पेडागोजी एनालिसिस में जो है सबसे पहले तो कंटेंट एनालिसिस, मैंने बताया ना, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका एनालिसिस करेंगे। फिर हमने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम कि ये पढ़ाना चाह रहे हैं, हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, हम आज एक्सप्लेनेशन कराना चाह रहे हैं, आज कोई पोएम पढ़ाना चाह रहे हैं, उसका जो पोएम पढ़ा रहे हैं, पोएम पढ़ाना चाह रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव कि ये जो इस पोएम से ये सीखेगा बच्चा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ उसके मेथड हम सीखे, मेथड लेंगे, मेथड्स और स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई चार्ट पे लिख के ला रहा है, या कोई रिसाइटेशन के साथ जो बच्चे बोलते हैं ना, बोलने टीचर ने बोले और फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं, इस तरीके से जो है रिसाइटेशन के द्वारा, और फिर इवोल्यूशन, उसको वो कैसे करना है, हमको इवोल्यूशन कैसे करना है, बच्चों के आगे लिख के दिखाओ, ये है ना, ये बोल के दिखाओ, उसका तरीके भी तो सबके अलग अलग होते हैं ना, हर जो सब्जेक्ट है, हर कंटेंट है, उनका तरीका सबका अलग है, टॉपिक का अलग, पोएम सब्जेक्ट का अलग है, मैथ का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, पोएट्री का अलग होगा, लिटरेचर का अलग, ये सबका अलग होता है तरीका पढ़ाने का, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हमें पेडागोजी यूज़ करनी पड़ती है, उसके पेडागोजी यूज़ करने से पहले हमें पेडागोजी एनालिसिस करनी पड़ती है, ओके। तो जो है कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन इन्वॉल्व इन पेडागोजी एनालिसिस। तो क्या होगा, अब पेडागोजिकल तो ऐसे ही लिखा रहना सही था, पेडागो
ये है कंपोनेंट्स एंड इन्वॉल्व इन components and operations involved in, ठीक है, ये क्या है, components and operations, components and operation in pedagogical analysis। कौन से ऐसे तत्व है, कंपोनेंट्स किससे बना हुआ है, तत्व मतलब कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, घटक, तत्व भी नहीं कहना चाहिए, घटक, क्या कहना चाहिए इनको, कंपोनेंट्स मतलब घटक, कौन से ऐसे घटक हैं जो शिक्षण शास्त्र में क्या होंगे, एनालिसिस करने में सहायक होंगे, है ना, ऑपरेशन पे, कंपोनेंट्स और ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है क्रियाएं, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रियाएं, ऑपरेशन का मतलब होता है क्रियाएं, कौन सी वे क्रियाएं हैं, कौन से वे घटक है, कौन सी वे क्रियाएं हैं जो कि हमें इसको समझने के लिए, है ना, वो करेंगे, सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला तो है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, छोटा सा बना लेती हूँ एक चार्ट में, इंस्ट्रक्शनल, ये हो गया आपका, मान लीजिए ये हो गया आपका पेडागोजी एनालिसिस, तो कर लेते हैं बीच में यहाँ पर, ये हो गया आपका पेडागोजी एनालिसिस। अब ये हो गया आपके इंस्ट्रक्शनल, समझ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव जो आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, इसका कर रहे हैं पेडागोजी एनालिसिस का कर रहे हैं हम, ऑपरेशन और कंपोनेंट्स क्या है इसमें, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये तो हो गया क्या, ये सबसे पहला हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, क्यों, वाई, ठीक है। अब यहाँ आ गया हमारा वाई, आ गया। अब हो गया हमारा हाउ टू टीच, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, हाउ, कैसे है, क्या, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके बाद आएगा क्या पढ़ाना है, पहले क्यों के बाद आएगा क्या, क्यों के बाद आएगा क्या, व्हाट, क्या पढ़ाना है हमें, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। और जो है कैसे पढ़ाना हो गया, और कैसे, हाउ ऑफ इवैल्यूएशन, यहाँ आ जाएगा इवैल्यूएशन, ठीक है। यह आया क्या कंटेंट, ये कंटेंट के संदर्भ में है, क्या कंटेंट, और ये भी कंटेंट के संदर्भ, कैसे, किन स्ट्रेटेजी को, किन स्ट्रेटेजी और मेथड को यूज करके हम पढ़ाएंगे, इसमें आ जाते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस में कौन सी स्ट्रेटेजी और मेथड्स हमने यूज किया है इसमें, ठीक है, वो आ जाता है ना, कौन सी लर्निंग एक्सपीरियंस जब मिलेगा हमें, जब हम स्ट्रेटेजी और मेथड यूज करेंगे। फिर है इवैल्यूएशन, जो पढ़ाया है उसका इवैल्यूएशन, ये है पेडागोजिकल एनालिसिस। तो इस तरीके से कितने हो गए थे, 5 हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया 5। तो ये पेडागोजी एनालिसिस इस तरह चलता है। इवैल्यूएशन डिवाइसेस यूज करनी होती है इसमें, इवैल्यूएशन डिवाइसेस, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे हम, समेटिव, फॉर्मेटिव, कौन सा हमें यूज करना है, किस तरह से करने हैं असेसमेंट, और आगे आएंगे असेसमेंट का पूरा ही चैप्टर है, उसमें अच्छी तरह से आप समझ आएंगे कि यहाँ किस इवैल्यूएशन की बात थी, इवैल्यूएशन में, असेसमेंट में और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है, ये भी आपको मालूम चलेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे क्या इंस्ट्रक्शन हमारे ऑब्जेक्टिव है, और उन इंस्ट्रक्शन जो क्या कंटेंट है हमारा, फिर कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या हमारा कंटेंट है ना, कंटेंट एनालिसिस हो गया। फिर हो गया लर्निंग एक्सपीरियंस की, कैसा हमें स्ट्रेटेजी वगैरह हम यूज करें जिससे हम उस कंटेंट को पढ़ाएं, और पढ़ाने के बाद में उसका फिर उस पेडागोजी एनालिसिस का मतलब कौन सी जो पढ़ा दिया उसको इवैल्यूएशन भी तो करना है, पढ़ा दिया छोड़ दिया थोड़ा, पढ़ा दिया उसका इवैल्यूएशन भी करना है, उसको हमें जो है एसेस भी करना है, उसको इवैल्यूएशन भी करना है। तो ये कौन सी हम उसमें टेक्निक यूज करेंगे, कौन सी डिवाइस यूज करेंगे इवैल्यूएशन करने के लिए, तो ये हो जाता है पेडागोजिकल एनालिसिस में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ एनालिसिस। अब स्टेप्स ऑफ एनालिसिस किसमें, पेडागोजिक स्टेप्स कौन कौन से हैं। अब आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, है ना, यानी कि इसमें जो है
होंगे, इसमें स्टेप्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें भी 7 स्टेप्स हैं। क्या है? 7 स्टेप्स हैं। और कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे यूनिट्स का इनटू यूनिट। सबसे पहले हमारा आ जाएगा डिवीजन यूनिट्स, डिवीजन इन यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। सब यूनिट्स यानी कि यूनिट में डिवाइड करना, पहले कंटेंट को, फिर सब यूनिट में डिवाइड करना, जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है उसका। फिर है राइटिंग द एसेंस ऑफ द सिलेक्टेड सब यूनिट। फिर जो है जो सब यूनिट है इसका जो है फिर राइटिंग द क्या, राइटिंग क्या करेंगे हम इसको ब्रीफली क्या करेंगे, राइटिंग द एसेंस ऑफ सिलेक्टेड सब यूनिट। फिर जो है सब यूनिट को, जब यूनिट थोड़े बनाएंगे हम, यूनिट के अंदर जो सब यूनिट तो हो गई, एक यूनिट का तो नाम हो गया, अब उसके अंदर सब यूनिट्स है ना, वो पढ़ाई जाएंगी। तो फिर जो है राइटिंग सब यूनिट्स, फिर हम सब यूनिट्स को लिखेंगे, है ना, राइटिंग लिखेंगे उनको। फिर है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये है, आप बता रहे हो जैसे यूनिट्स ये पढ़ रहे हैं, जैसे इट्स प्रिंसिपल, ये क्या होगा, सब यूनिट्स होगा, इट्स प्रिंसिपल। फिर दूसरा आ गया इंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन, जो मैंने अभी करिकुलम में कराया था आपको उसमें, है ना, इस तरीके से। फिर है जोटिंग डाउन द प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट। फिर जो है प्रीवियस नॉलेज लिखी जाएगी, यानी कि जो आप लेसन प्लान बनाने में करते हो, जो टीचर लेसन प्लान बनाने में करता है, प्रीवियस नॉलेज लिखी जाएगी। उसके बाद में फिर जब प्रीवियस नॉलेज लिखी तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन और क्या यूज करेंगे आप, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, क्या फिर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल, क्यों आप इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, क्या मतलब उद्देश्य क्या है आपके इंस्ट्रक्शन देने के, इसके इंस्ट्रक्शन का मतलब शिक्षण के आपके उद्देश्य क्या है, क्या वो क्या करना चाहते हो, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, तीनों ही उद्देश्य हैं। या तीनों ही उद्देश्य हैं। फिर आ जाते हैं हम सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी, सेलेक्टिंग, फिर आते हैं हम, ये हो गया, अब आते हैं हम सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी। फिर हम सेलेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये कर लिया हमने। उसके बाद हम करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, फिर हम करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस करेंगे। और लर्निंग एक्सपीरियंस करने के बाद में हम करेंगे सेलेक्ट सुटेबल इवैल्यूएशन डिवाइसेस। फिर क्या करेंगे हम, सेलेक्ट सुटेबल इवैल्यूएशन डिवाइसेस। तो इस तरीके से हम जो है, ये हमारे 7 स्टेप्स हो गए। कितने स्टेप्स हो गए स्टूडेंट, ये हमारे 7 स्टेप्स हो गए, यानी कि स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस में 7 स्टेप्स हो गए। अब जो है अब 7 स्टेप्स को हम करेंगे स्टेप को जो है थोड़ा उसमें पढ़ेंगे, थोड़ा व्याख्या करेंगे इनकी, है ना, थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ेंगे इसको। पहले स्टेप में क्या करता है टीचर, पहले स्टेप में, यानी कि जो पहला स्टेप था हमारा, पहला स्टेप था हमारा डिवीजन ऑफ द कंटेंट इनटू यूनिट एंड सब यूनिट, इसे तो था ना हमारा। तो सबसे पहले में क्या करता है, द टीचर मस्ट डिवाइड द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड यूनिट इनटू सुटेबल सब यूनिट्स, ये हो गया पहला हमारा। एंड अरेंज द सिलेक्टेड सब यूनिट इनटू ए नंबर ऑफ टीचिंग पीरियड्स आवर्स, या कितने पीरियड में पढ़ाया जाएगा, ये भी करते हैं सिलेक्ट हम की 3 पीरियड में एक यूनिट, जो सब यूनिट है हमारे, इसको 3 पीरियड में पढ़ाएंगे, या 6 लेक्चर में पूरा करेंगे, ये तो डिसाइड करता है ना टीचर। फिर है ही मस्ट ब्रीफली राइट द एसेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सब यूनिट, फिर कंटेंट का जो एसेंस है, सब यूनिट का जो एसेंस होता है वो लिखता है टीचर। फिर है जॉट डाउन ब्रीफली द प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द सब यूनिट, अब मैं जो यूनिट पढ़ाना चाह रही हूँ उस यूनिट के बारे में बताना, उस यूनिट से को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की, इससे पहले हमने ये पढ़ाया था, ये आता है कि नहीं आता है स्टूडेंट को, ये देखना। फिर राइट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर ईच सब यूनिट, फिर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है उनके ईच सब यूनिट के लिए, है ना।
सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर द सब यूनिट। फिर सेलेक्ट करना टीचिंग स्ट्रेटेजी को। फिर उसमें सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी कैसे सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, ऐसे करते हैं कि मेथड्स जो अप्लाई करते हैं, जो मेथड अप्लाई करेंगे वो लिखेंगे, कौन सी विधि यूज करिए। अब जो लेसन प्लान बनाता है टीचर, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है अच्छी तरह से, ठीक है। और जो है थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ आपको, उसी तरीके से है टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज जैसे करते हैं। मेंशन द टीचिंग एड्स, जो टीचिंग होते क्या साधन है जो आप टीचिंग में यूज करेंगे वो सब। मेंशन द बोर्ड वर्क रिक्वायर्ड, कि बोर्ड वर्क में ये हमें ये लिखना होगा बोर्ड वर्क में, है ना। प्रोबिंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो बच्चों को, यानी कि जैसे प्रीवियस होता है ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिससे कि बच्चे तैयार हो गए एकदम क्लास में, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन, वो मतलब एकदम से जो है बच्चे को जो तैयार कर देता है पूछने के लिए, एकदम क्यूरियस सा जो क्वेश्चन इसको बोलते हैं। प्रिपेयर ए वर्क शीट फॉर द सब यूनिट, है ना। फिर 6 स्टेप में लर्निंग एक्सपीरियंस, द टीचर हैज टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग एड्स सुटेबल एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन। अब क्या करता है इसमें एक्सपीरियंस में, लर्निंग एक्सपीरियंस में, कि टीचर सारे जो एग्जाम्पल्स देता है, टीचर इलस्ट्रेशन देता है ना। और जो है सम एनालॉजीज, बहुत सारी चीज़ होती है जो एक दूसरे से समानता करके जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, किसी चीज़ की किसी चीज़ से समानता देकर जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो सब यूज़ करता है। और 7 स्टेप में सेलेक्टिंग सुटेबल इवोल्यूशन डिवाइसिंग, सेलेक्टिंग सुटेबल। अब इसमें क्या करते हैं, द टीचर मस्ट सेलेक्ट अप्रोप्रिएट इवोल्यूशन डिवाइसेज विद द हेल्प ऑफ विच शी विल चेक द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। इट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ टेस्ट। अब टेस्ट कौन सा लेगा, टेस्ट, है ना, टेस्ट, क्वेश्चंस, रिकैप्चुलेशन मेथड, असाइनमेंट्स, ये जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं बच्चे से, है ना, ये सारे तरह के टेस्ट जैसे होते हैं ना कि हर 2 महीने में जो बच्चे को टेस्ट लिए जाते हैं, हर 3 महीने में बच्चों को जो टेस्ट लिए जाते हैं, है ना। और जो पुनरावृत्ति जो क्वेश्चन उनको दिए जाते हैं वो, और जो गृह कार्य दिया जाता है वो, इस तरीके से। अब है क्रिटिकल पेडागोजी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी क्या चीज़ है, ये जो है आपको समझने होंगे क्रिटिकल पेडागोजी क्या है। अब देखते हैं क्रिटिकल पेडागोजी क्या है। क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी क्या है। क्रिटिकल पेडागोजी है, पाउलो फ्रेरे ए ब्राजील के फिलोसोफर थी एंड एजुकेटर, फर्स्टली एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल, इनकी एक बुक भी है इसी से संबंधित, पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड। ये इनकी बुक है पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड। कौन सी है, पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड, ये इनकी एक बुक है, पाउलो फ्रेरे की, क्या है, बुक है ये। और जो है क्रिटिकल पेडागोजी assert teacher need to reject the notion of knowledge as neutral or objective and instead present। वे कहते हैं कि जो बच्चे को प्रेजेंट नॉलेज है, इनका मानना है कि इन्हें बच्चों को कंस्ट्रक्टिव मैनर में नहीं पढ़ाना, कि भाई ढांचा तैयार करना है शिक्षा का, है ना, कुछ ढांचा तैयार करना है, रटना है, कुछ इस तरह से नहीं। उनको दिमाग में बैंकिंग एक वर्ड और आएगा, उससे भी बहुत ये वो करते थे, अवॉइड करते थे। वो ऐसे ठूसने वाली जो होती है ना, जैसे खाली लेक्चर दे रहे हैं, उस टाइप की बैंकिंग टाइप वो पसंद नहीं करते थे। ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये कहते थे कि एजुकेशन होनी चाहिए क्रिटिकल मैनर में। क्रिटिकल मैनर मतलब स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू चैलेंज द डोमिनेट पावर स्ट्रक्चर इन सोसाइटी इफ दे ओप्रेस द वीक एंड आर डिटरमेंटल। अगर किसी वीक को कोई ऐसी एजुकेशन दी जा रही है जिससे कि वीक हमारे जो ओप्रेस्ड हो रहे हैं, तो ऐसी एजुकेशन के प्रति उन्हें खिलाफ होना चाहिए। इनका मानना ये था इस तरह की एजुकेशन टीचर को देनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट तैयार हो, जो है स्टूडेंट्स ऐसा स्टूडेंट तैयार हो जो किसी को दबाए। इस तरह की एजुकेशन अगर है तो उसके वो जो है अगेंस्ट में बोल सके। इनका ये क्रिटिकल पेडागोजी का ये अर्थ है। अब इसमें जो है क्रिटिकल पेडागोजी में हमारे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 एस्पेक्ट्स हैं। 7 एस्पेक्ट कौन से हैं इसमें? सबसे पहला इसमें है, ये देख लेते हैं, अब देख लेते हैं इसको। क्रिटिकल
क्रिटिकल पेडागोजी है। तो ये फोकस किस चीज़ पे करता है? इट फोकस ऑन टीचिंग द स्टूडेंट इन ए डायलॉगिटिव मेथड वेयर द टीचर डज नॉट एक्सरसाइज ऑथोरिटी एंड द स्टूडेंट आर नॉट अफेड ऑफ। ऐसी कोई मतलब इस तरह की सिचुएशन नहीं प्रस्तुत करता कि जो ऑथोरिटी हो, स्टूडेंट्स सहज हों क्वेश्चन करने में टीचर से कि और टीचर जवाब भी दे जो है स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज हों। तो इन क्रिटिकल पेडागोजी द टीचर एनकरेज क्वेश्चंस पोजिंग मेथड्स एंड ट्राई टू द कनेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस इन क्लासरूम विद द प्रैक्टिकल लाइफ आउटसाइड। प्रैक्टिकल लाइफ होती जो आउटसाइड, उसके प्रति भी उन्होंने कहा कि इस तरह से उनको लर्निंग एक्सपीरियंस करना चाहिए स्टूडेंट्स को क्लासरूम में। NCF 2005 has also focused on critical pedagogical method as it is built around the principle of knowledge construction. As it is built around the principle, उन्होंने भी जो है फोकस किया है, NCF ने भी फोकस किया है, क्योंकि वो जो पहले से जो थी वो थी इस प्रिंसिपल पर आधारित जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन पर आधारित थी। लेकिन 2005 में NCF ने भी माना कि क्रिटिकल पेडागोजी एक अच्छा ऑप्शन है, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। अब ये समझ में आ गया फिर क्रिटिकल पेडागोजी में प्रॉब्लम पोजिंग मेथड किस बच्चे के सामने समस्या है और टीचर को समस्या बताता है। चैलेंज डोमिनेटिंग पावर स्ट्रक्चर, जो डोमिनेटिंग पावर स्ट्रक्चर है हमारे एजुकेशन, उसको चैलेंज करना है। ठीक है, अगर उसमें दिखाई देता है कि ओप्रेस्ड है, जो हमारे कमजोर वर्ग है उनके लिए ओप्रेस्ड टाइप की एजुकेशन को अगेंस्ट करना, अगेंस्ट बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, इसके खिलाफ थे कि टीचर को जो है ऐसे डिपॉजिटर के रूप में नहीं, अपनी नॉलेज को डिपॉजिटर के रूप में जैसे बैंक में जमा करते हैं ना धनराशि, इस तरीके से नहीं पढ़ाना है बच्चों को कि जमा करते रहे। उनको सोचने समझने के लिए कोई टाइम नहीं देना, कुछ समय ही नहीं देना कि वो एनालिसिस कर सके, सोच सके, इंक्वायरी कर सके। तो है प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद है कल्चरल नॉलेज। उसके बाद कल्चरल नॉलेज भी बच्चों को होनी चाहिए। ठीक है, और ये इनिशियली स्टार्टेड बाय पॉलो फ्रेरे, और ये सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पॉलो फ्रेरे के द्वारा, है ना। अब जो है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगी, थोड़ी सी 2-4 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हालांकि आपको वैसे तो ये इतना मैंने बता दिया क्रिटिकल का, ये मैंने बता ही दिया आपको क्या कहना चाह रहे थे, इसमें इतना ज़्यादा है नहीं। तो कल मैं कराऊंगी आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग। क्या कराऊंगी? लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। यूजीसी की तैयारी पूरे मन से कीजिए, पूरे ध्यान से कीजिए, और जो है हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और स्मार्ट वर्क भी अपना स्थान रखता है। तो स्टूडेंट्स बाय बाय।